करीब 6-7 क्लास हो गया गद में। मैं सोचा था वहाँ से आप लोग जुड़ते तो क्लियर होता सब चीज़ें, नहीं फिर भी मैं थोड़ा एक 5-10 मिनट झलक दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ लिए हैं ना आप लोग? आप पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं, चलिए। पात्र वगैरह का नाम याद है ना? डायलॉग याद है? चलिए ऑनलाइन वाले जुड़ जाएं, जितने बच्चे हैं ऑनलाइन में सभी जुड़े। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। नहीं सर, मैसेज तो नहीं किए थे। परवीन जी, नीतीश ऑनलाइन वाले का कमेंट थोड़ा दिखाना। तो हम लोग गद्य साहित्य पढ़ रहे हैं। नहीं, गद्य साहित्य आपको किसमें है? खंड ख वाले में, खंड ख वाले में ये सेक्शन पढ़ना है। नहीं, और इसी में कथा कहानी उपन्यास नाटक है, ठीक है। और गद्य साहित्य का आपको पता है, गद्य साहित्य का विकास कब हो रहा है? 19वीं शताब्दी में। नहीं, 19वीं शताब्दी में, यानी गद्य साहित्य के विकास के इतिहास को हम लोग 19वीं शताब्दी में ही मानते हैं। कालक्रम 19वीं शताब्दी का है। अर्थात आप देखेंगे कि आधुनिक काल में ही गद्य साहित्य के इतिहास का विकास होता है। नहीं, आधुनिक काल कब माना जाता है? भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 से 1900, है ना, भारतेंदु युग। इसके पहले कौन सा युग है? इसके पहले देखेंगे 1650 से 1850। ये कौन सा काल है? रीति काल है ना जी, ये रीति काल है। और इसके बाद देखेंगे ये आपको 1350 से 1650। नहीं, 1650 कौन सा काल है? भक्ति काल। और आदिकाल 600 से 1350। 600 से, यानी आप देखेंगे 600 से 1350 हो गया, ये आदिकाल हो गया। नहीं, भक्ति काल, रीति काल अर्थात ये 18वीं शताब्दी तक आपको पता है कि यहाँ गद्य पद की विद्या प्रचलित थी। नहीं, पद का अर्थ क्या होता है? कविता होता है ना जी। पद का अर्थ होता है कविता। नहीं, यानी कविता, दोहा, छंद, चौपाई इसमें होता है। नहीं, और इसमें आप देखेंगे कि इस काल में, यानी आदि काल से लेकर के आपको रीति काल तक जो साहित्य की विद्या थी वो पदात्मक थी, यानी पद की विद्या थी, और वो कविता नहीं, शैली क्या थी? कविता थी। और भाषा देखेंगे तो भाषा कौन सा हो गया? क्षेत्रीय भाषा हो गया। क्षेत्र में इसमें देखेंगे आपको आदिकाल में कि अपभ्रंश हिंदी का प्रयोग हो रहा है स्टार्टिंग में। नहीं, अपभ्रंश हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद इसी में देखेंगे क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग हो रहा है। फिर आप भक्ति काल में देखेंगे यहाँ पर, नहीं, भक्ति काल में तो और तत्समनिष्ठ संस्कृत का प्रयोग भी हो रहा है। नहीं, राम काव्य में देखेंगे तो तत्समनिष्ठ संस्कृत का प्रयोग हो रहा है। फिर आपको कृष्ण काव्य में देखेंगे तो ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैथिली भाषा का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। अर्थात रीति काल में सबसे ज्यादा आपको राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, जिसमें डिंगल पिंगल शैली का। नहीं, डिंगल पिंगल शैली पता है, आइडिया है कुछ? डिंगल कठोर भाषा होती है, कठोर शैली होती है, नहीं, जो युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। युद्ध का वर्णन जब किया जाता था तो जितने साहित्यकार थे वो डिंगल शैली का प्रयोग करते थे। और उसके बाद जब वो श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करते थे, यानी दरबार में काव्य की रचना करते थे, तो पिंगल शैली का प्रयोग करते थे। पिंगल शैली मधुर भाषा होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, माने कहने का अर्थ है कि आदि काल से लेकर के रीति काल तक बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी। नहीं, और क्षेत्रीय भाषाएं क्षेत्र विशेष को निर्देशित करके लिखी जाती थी। और वो जो क्षेत्रीय भाषा में लिखने वाले जो साहित्यकार थे वो एक क्षेत्र विशेष का ही प्रतिनिधित्व करते थे, समझ गए ना? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कालक्रम है, अर्थात भारत बहुत अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है। नहीं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, अर्थात इसमें बहुत सारी विभिन्नता है। और इसी विभिन्नता के वजह से, इसी क्षेत्रवाद के वजह से, इसी अलगाववाद के वजह से हम गुलाम हो गए। नहीं,
हम बटे हुए थे, अलगाववाद था, क्षेत्रवाद था, छोटे छोटे जमींदार अपने में लड़ रहे थे। और ये जमींदारों पर लड़ने की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? पूर्व मध्यकाल से। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो देखेंगे कि वो अपने जनता का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय विदेशी जो आक्रमणकारी आ रहे हैं उनसे बचने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं। नहीं, या दोनों के समावेशन से जनता शोषित हो रहा है। ये स्थिति वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि सब अलग अलग भागों में बटे हुए थे। नहीं, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि आप बेसिकली हम लोग देखे हैं कि उत्तरार्धी काल में बहुत सारे बेरोजगारी की व्यवस्था परंपरा थी। नहीं, वहां शोषण की प्रवृत्ति थी, यानी अंधकार युग उसको कहते हैं। अंधकार युग क्यों कहते हैं? जनता का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। नहीं, जातिवाद था, वर्ण व्यवस्था था, सांप्रदायिकता थी। नहीं, इसके वजह से, और महिलाओं का शोषण बहुत हद तक हो रहा था, इसके वजह से उसको डार्क एज कहते हैं। यानी जनता त्राहिमाम की स्थिति थी जनता में। जो स्थिति आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल की बात नहीं, उत्तर वैदिक काल में जो स्थितियां हैं पब्लिक की, वही स्थिति आप पूर्व मध्य काल में देखेंगे। नहीं, तो वहां से निकलने के लिए फिर आप देखेंगे कि सल्तनत काल में, यानी इस वाले पीरियड में आप देखेंगे कि कुछ निर्माण कार्य हुए तो स्थितियां बदली। नहीं, स्थितियां बदली, यानी रोटी कपड़ा मकान जो छीन गया था यहाँ पे मिलने लगा। नहीं, और मिलने लगा जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है आम इंसान को, तो उसमें क्या है, अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो पाने की कोशिश करता है, या वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नहीं, और ये स्थिति आप देख सकते हैं ऋग वैदिक काल से। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं था। नहीं, और कृषि चरमोत्कर्ष पर था। फिर आप देखेंगे आगे बढ़ करके, अब उत्तर वैदिक काल में वो स्थितियां थोड़ी दयनीय हो गई, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से स्थिति सामान्य हो गई। यानी अधिशेष अनाज का पैदावार वहां होने लगा। नहीं, अधिशेष अनाज का पैदावार होने का अर्थ क्या है? अपने उपभोग से ज्यादा की वस्तु। नहीं, अपना उपभोग, अपना खर्च चलने के बाद जो अनाज बच जाता था उसको बेच दिया। तो बेचा तो क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास होने से मुद्रा का संकर्षण हुआ। मुद्रा आया तो उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखेंगे, उसके पहले यानी उत्तर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के बाद जब लाइफ स्टाइल बढ़ी, कृषि चरमोत्कर्ष पे चला, तो वो स्थितियां क्या हो जाएगी? ग्रामीण सभ्यता कन्वर्ट होके कहाँ चली गई? नगरीय सभ्यता में, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वही स्थितियां यहाँ थी। पूर्व मध्य काल में देखेंगे स्थिति दयनीय हो गई है। तो जब निर्माण कार्य हो रहे हैं सल्तनत काल में, तो स्थिति सुधर रही है। सुधरने का वजह है कि मुद्रा, पैसा आ रहा है आम जनता के पास। जब आम जनता के पास पैसा आया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, तब वो प्रोग्रेसिव हो गया। नहीं, प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या है? वो उसमें आगे बढ़ने की इच्छा हो गई। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया स्पेस उसको कहाँ मिला? मुगल काल में। क्योंकि मुगल काल केंद्रीकृत व्यवस्था थी, और वहां धर्म निरपेक्षता की बात आप देखेंगे, सभी धर्म को समान रूप से देखा जा रहा है। तो वहां पर आकर के भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात हो रही। नहीं, क्योंकि मानव क्या है? सर्वगुण संपन्न हो चुका है, अब वो शांति का राह ढूंढ रहा है। नहीं, तो इसलिए यहाँ का मानव देखेंगे कि पूरे फेज का मानव क्या है? भाग्यवादी हो गया। नहीं, और इसी भाग्य भरोसे होने के बाद आप देखेंगे उत्तर मुगल में तो मानव ही भाग्यवादी तो हो ही रहा है। मानव के साथ साथ वहां के बादशाह भी भाग्यवादी हैं, भाग्य भरोसे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला को देखिए, उसका शासन कहाँ तक कहा जाता है कि चांदनी चौक से पालम तक। नहीं, उसके दूत जो है उसको सूचना दे रहे हैं कि नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है। नादिर साहब को करनाल तक आ गया, तो कह रहा है अच्छा अब इन करनाल ही आया है ना, दिल्ली तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाग्यवादी व्यवस्था है वहां है। नहीं, सब ईश्वर के भरोसे हैं। लेकिन यही सब स्थिति आप देखेंगे कि 1850 से 1900 तक स्थितियां बदल रही है। क्योंकि यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के इतिहासकार इन सब स्थिति को देख रहे हैं कि जो यहाँ स्थितियां हैं उसी के चलते हम गुलाम नहीं, और वही गुलामी जो है शोषण का माध्यम बना है। अर्थात उसी गुलामी से हमारा आर्थिक शोषण भी हो रहा है। नहीं, सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण कब हो रहा है? 1772 के बाद देखेंगे।
नहीं, जब प्लासी और बक्सर का युद्ध हो रहा है और इस फेज में देखेंगे असंख्य आपको वो जो जनता है वो शोषण का शिकार हो रही है। फिर वहां पर देखेंगे अकाल की समस्या सबसे ज्यादा है। नहीं, हाँ, क्योंकि बक्सर के बाद तो उनका शासन कहाँ से हो गया, बंगाल से लेकर के प्रभावित हो गए वो दिल्ली तक। नहीं, और शोषण का यानी इस फेज में देखेंगे भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा है बड़े बड़े स्तर। फिर यहीं देखेंगे 1857 के बाद भारतीयों का आर्थिक शोषण के साथ साथ यहाँ आकर के राजनीतिक शोषण हो रहा है। नहीं, अर्थात यहाँ पर अंग्रेज कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम सभ्य थे और आप असभ्य थे, हम आपको सभ्य बना रहे हैं और सभ्य बनाने के एवज में आपसे हम कुछ पैसा ही ले रहे हैं, तो बुरा क्या कह रहे हैं। नहीं, यानी विश्व समुदाय को वो दिखा रहे थे, विश्व समुदाय में ये बात चलने लगी कि आप भारत का शोषण कर रहे हैं, तो वो विश्व समुदाय को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय असभ्य हैं, बर्बर हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है। अगर इनको हम सभ्य बना रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं, नहीं, और उसके एवज में शिक्षित बना रहे हैं और उसके एवज में कुछ पैसा ले ही रहे हैं, तो बुरा क्या कहते हैं। तो इसलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, राजनीतिक शोषण हो रहा है बुआ। नहीं, यहाँ पे राजनीतिक शोषण हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे, आप 1947 तक के पीरियड में यहाँ पर सांस्कृतिक शोषण करेंगे। नहीं, क्या सांस्कृतिक शोषण अंग्रेजों के माध्यम से, अर्थात देखेंगे यहाँ आर्थिक शोषण हुआ, राजनीतिक शोषण हुआ, सांस्कृतिक शोषण हुआ भारतीयों का। तब भी भारतीयों का वो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है इस पर। कुछ ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है तो वो भी स्थापना करने वाले लोग क्या है, बड़े जमींदार वर्ग के हैं, पैसे वाले हैं। नहीं, शिक्षित तो हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जमींदार वर्ग के हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बरकरार रहे। लेकिन जब उसी फेज में जब गांधी जी का आगमन हो रहा है तब स्थिति बदल रही है, उसका दिशा बदल रहा है कांग्रेस का। और जो कांग्रेस की स्थिति सिर्फ निम्न उच्च वर्ग तक सीमित थी, गांधी जी के आने के बाद उसका उद्देश्य क्या हुआ, निम्न वर्ग तक गया, निम्न वर्ग को यानी गांवों तक गया, गांवों को जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि उन लोगों को लग गया था कि अब सभी को जोड़ करके ही हम स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, और इसी पीरियड में देखेंगे 1850 के आसपास बहुत सारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं। नहीं, जो धर्म में बुराइयां यहाँ व्याप्त है उस धर्म का भी विरोध हो रहा है। धर्म का विरोध नहीं हो रहा है, धर्म में फैली हुई आडंबर का, कुरीतियों का विरोध हो रहा है, राजा राम मोहन राय जैसे आदमी के। नहीं, तो ये सब स्थितियां हैं। अब इसी तरह देखेंगे यहाँ आकर के भारतेंदु युग में, यानी भारतेंदु युग में भारतेंदु युग के जितने साहित्यकार हैं इनको लग जा रहा है कि अब साहित्य का भी उद्देश्य बदलना पड़ेगा। नहीं, साहित्य का उद्देश्य यहां तक के पीरियड में क्या है, इस पीरियड में साहित्य का उद्देश्य क्या है, मुद्रा अर्जन। नहीं, राजा सामंत को खुश करना, ठीक है, राजा सामंत खुश होगा तभी साहित्यकार को पैसा देगा, कवि को पैसा देगा, तो उसका सिर्फ उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करता है, वो नक्शिक वर्णन करके, सौंदर्य का वर्णन करके, महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी साहित्य क्या है, दरबार में सीमित होकर के रह जा रही है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब सब स्थितियां बन रही है तो यहाँ आकर के साहित्य के उद्देश्य को बदलने की कोशिश की जा रही है। नहीं, भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में पूर्ण रूप से बदल जा रही है। और उस बदलने के लिए पहले आघात किस पर हो रहा है, भाषा पर। नहीं, जो यहाँ विभिन्न भाषाएं हैं यहाँ आकर के प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। और कौन सी बोली आ रही है, खड़ी बोली। नहीं, खड़ी बोली हिंदी, कड़ी बोली हिंदी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है भारतेंदु युग में। और द्विवेदी युग में तो पूर्ण रूप से, अब ये मान के चलिएगा अगर कोई पूछता है कि क्या खड़ी बोली हिंदी का वर्चस्व भारतेंदु युग में था, तो ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि कोई भी भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है या काल सीमा है, अचानक खत्म नहीं हो जाती। आप बाउंड्री के अंदर नहीं रख सकते हैं किसी साहित्य को, संस्कृति को, नहीं, काल सीमा को किसी बाउंड्री के अंदर घेर के नहीं रख सकते।
हो सकता है ये स्थितियां चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम हो जाता है। नहीं तो यहाँ भी भारतेंदु युग में देखेंगे 19वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका वर्चस्व था, नहीं वर्चस्व था, लेकिन द्विवेदी युग में आकर के पूर्ण रूप से वर्चस्व समाप्त हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। अब पूरा वर्चस्व किसका आ गया? खड़ी बोली हिंदी का, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक एक राष्ट्र और एक भाषा नहीं होगा तब तक समाज में भाईचारा बंधुत्व की स्थापना नहीं होगी, और वो जब तक समाज में भाईचारा बंधुत्व की स्थापना नहीं होगी तब तक जो उद्देश्य है नवजागरण परक चेतना का, नहीं वो पूरा नहीं होगा। नहीं, इसलिए इन्होंने पहले भाषा पर प्रघात किया और खड़ी बोली हिंदी को प्रमोट किया। और इसी में आपको पता है कि जाने अनजाने में वो पोर्ट विलियम कॉलेज वाले भी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं 1850 में, अर्थात 202 यहाँ धाराएं विकसित हो रही है, और यहीं पे देखेंगे 1850 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है। कहाँ? कोलकाता में 1850 ना, सॉरी हाँ 1800 में, 1850 से 1900 तक जो फेज चल रहा है किसका? द्विवेदी युग का, यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का अर्थ हो गया कि 19वीं शताब्दी के पहले, 1850 के पहले। नहीं तो यहाँ पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है, और जिसके अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? जॉन गिल क्राइस्ट बन रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है, और उन्हीं कॉलेज में 5 भारतीय भाषाविदों की नियुक्ति हो रही है। नहीं जिसमें कौन कौन है? लल्लू लाल है, नहीं सदासुख नियाजी हैं, इन लोगों की नियुक्ति हो रही है। इसलिए नियुक्त किया जा रहा है कि अन्य भारतीय भाषाओं में जो साहित्य की रचना हुई है, जो साहित्य निबंधित हुए हैं, रचित किए हुए हैं, उनका रूपांतरण करना है, उनका अनुवाद करना है। किसमें? खड़ी बोली हिंदी में। लेकिन ध्यान रखेंगे पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक प्रयोजन, यानी प्रशासनिक प्रयोजन के लिए वो खड़ी बोली हिंदी का प्रमोट करते हैं। प्रशासनिक प्रयोजन कैसे कहेंगे? बोलिए। ठीक है हाँ आप बोलिए, कुछ भी बोलिए। कैसे प्रशासनिक प्रयोजन के लिए कैसे कह सकते हैं कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई? ठीक है, यानी देखिए भारत इसके पहले क्या है? अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, नहीं, और यहाँ अलग अलग भाषा है। यहाँ ब्रज भाषा है, यहाँ अवधी है, यहाँ बुंदेलखंडी है, और यहाँ पर डिंगल पिंगल है राजस्थान में, तत्सम संस्कृत है। नहीं ये सब भाषाएं हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी सब क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को अगर सभी भाषा की जानकारी हो तभी वो कंट्रोल कर सकता है। नहीं और अगर इसके बाद अगर देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी वही कंट्रोल कर सकता है जो इन भाषाओं को जानकार रखता हो। नहीं तो अगर मान लीजिए 5-6 भाषा है तो 5-6 तरह के अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है? वो खर्चीला है। नहीं इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाह रही है कि ये सब भाषा खत्म हो करके सब में खड़ी बोली हिंदी प्रमोट हो। नहीं इसलिए क्योंकि खड़ी बोली हिंदी को सभी लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तो एक प्रशासनिक अधिकारी सब क्षेत्र पर कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो उस उद्देश्य से यानी प्रशासनिक प्रयोजन के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं? खड़ी बोली हिंदी का प्रमोशन कर रहे हैं, जाने अनजाने में। नहीं लेकिन इसका अग्रगामी उद्देश्य क्या हो जा रहा है? भाईचारा बंधुत्व हो जा रहा है। एक भाषा के माध्यम से साहित्यकार भी खड़ी बोली हिंदी में अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, कथा कहानी और उपन्यास के माध्यम से। नहीं सहज और सरल यानी खड़ी बोली हिंदी में अपनी बातों को बहुत साधारण तरीके से साहित्यकार रख रहे हैं, और उन बातों को सभी जनता जो है बहुत साधारण तरीके से समझ जा रही है, सहज रूप से समझ जा रही है। क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ये काफी क्लिष्ट हैं। तत्सम संस्कृत जो है निम्न वर्ग के लिए संभव नहीं है।
नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वही समझ सकता है। तो इसका असर ये हो रहा है, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे कि कुछ ईसाई मिशनरियां हैं, वो भी प्रमोट कर रही हैं। ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रमोशन कर रही हैं, नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य दुर्गामी क्या हो रहा है? नवजागरण, परक चेतना, भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करना, नहीं। तो ये चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये तो प्रमोट कर ही रहे हैं, नहीं, खड़ी बोली हिंदी। और माध्यम क्या हो रहा है? कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, जिसमें किसी भी भाषा की बाध्यता नहीं है, सब भाषा को गौण करके खड़ी बोली हिंदी प्रायोजित किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि इसमें अपनी बातों को बहुत सरल ढंग से रखा जाता है, ठीक है। तो यही स्थितियां हैं कि इसके वजह से हम लोग देखेंगे यहाँ कथा, कहानी और नाटक का, नहीं, कथा, कहानी, नाटक और उपन्यास का प्रमोशन हो रहा है। कब? 19वीं शताब्दी में। यानी आप कह सकते हैं कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास जो है ये 19वीं शताब्दी का या आधुनिक काल की विद्या, नहीं। इसलिए है कि इन सब का उद्देश्य क्या है? नवजागरण, परक चेतना जगाना, नहीं, नवजागरण, परक चेतना जगाना, पराधीनता से मुक्ति दिलाना, स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, ठीक है। ये स्थितियां बदल रही हैं। एक ओवरव्यू बन गया, कुछ आइडिया हुआ? नहीं। तो इसको आप लोग जब भी देखिए, आप लोग जब भी रिवीजन करें तो 1, 2 और 3 के फॉर्मूले में, जब इस फॉर्मूले में आप रिवीजन करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, रटने वाली बात नहीं होगी, नहीं तो रटना पड़ेगा। और 1, 2 फॉर्मूला क्या है कि सपोज कीजिए आप भारतेंदु को पढ़ रहे हैं, नहीं, भारतेंदु युग जो साहित्यिक रचना है उसको पढ़ रहे हैं। तो एक बार पढ़ लिए भारतेंदु को, नहीं, उसके बाद किसको पढ़ना है? द्विवेदी को पढ़ना है। तो भारतेंदु को पढ़ लिए, द्विवेदी को पढ़ना है। नेक्स्ट दिन मान लीजिए एक दिन आप भारतेंदु को पढ़ें, दूसरे दिन द्विवेदी को पढ़ना है, तो द्विवेदी को पढ़ने के पहले फिर भारतेंदु पढ़े। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फर्स्ट डे आप भारतेंदु को पढ़े, पूरा पढ़ लिए, ठीक है। सेकेंड डे द्विवेदी को पढ़ना है, तो द्विवेदी को पढ़ने के पहले भारतेंदु को एक बार रिवीजन करें, ठीक है, और तब द्विवेदी को पढ़े। तो क्या होगा? उससे इंटरलिंक होगा और वो चीजें रिवीजन हो जाएंगी। तो सेकेंड दिन जब रिवीजन करें तो अपना की पॉइंट बना लें, समझ गया ना। और थर्ड दिन फिर आपको छायावाद पढ़ना है, तो छायावाद पढ़ने के पहले भारतेंदु, द्विवेदी को पढ़े, तब फिर छायावाद, समझ गया ना। इसलिए कोई भी विषय है उसमें खंड होता है। यहाँ पर आप आधुनिक काल में भारतेंदु से अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं, अगर मैं द्विवेदी या छायावाद पढ़ा दूं तो फिर बीच में लिंक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह देखा जाए मध्य में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से पढ़ेंगे तब जीती काल तक लिंक बनेगा, नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा इतने लेक्चर में कि कैसे लिंक है सब, समझ ना। भाषा विज्ञान तो अलग है ही। तो इस फॉर्मूले को हमेशा आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो चीजें रिवीजन होंगी और रटने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कंपेरिजन करेंगे और सब देखिए सब सब्जेक्ट लिंक होता है। हिस्ट्री भी तो लिंक है जी, नहीं। एंशिएंट को बिना पढ़े आप मेडाइवल समझ सकते हैं, बिना मेडाइवल को पढ़े आप मॉडर्न से समझ सकते हैं, नहीं। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया देखो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं यूरोपियों के आगमन के बाद, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं परवर्ती मुगल के बाद, नहीं। लेकिन परवर्ती मुगल और यूरोपियो पढ़ लेंगे, अगर आप शिवाजी नहीं पढ़े हैं तो क्या समझ पाएंगे मराठा युद्ध? नहीं। और शिवाजी मध्यकाल के पोर्शन है, नहीं, 1627 में मैंने, यानी मध्यकाल के पोर्शन है। अगर फिर आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध तो शिवाजी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कभी नहीं आप रखें, पूरा लिंक में पढ़ें। और ये कभी नहीं सोचें, अभी ट्रेंड चला है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो सिलेबस में तो इंडियन हिस्ट्री है, नहीं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को डाउन करके मेडाइवल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते तो आप ब्लेम करेंगे उसको? कमीशन को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं। एंशिएंट से पूछ ले अगर 20 क्वेश्चन तो आप ब्लेम करेंगे? इसलिए बाबू सिलेबस में जो भी दिया है पूरा कवर करें, नहीं। तो ये स्थितियां हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े।
यहाँ तक क्लियर है? तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग नाटक का उद्भव और विकास। नाटक के उद्भव और विकास में भारतेंदु को पढ़ चुके हैं कि भारतेंदु युग में कैसे नाटक का उद्भव और विकास हुआ। नहीं, और भारतेंदु युग में आपका सिलेबस में क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नेहा पढ़ी है? अंधेर नगरी है? नहीं पढ़ी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। नहीं, तो आप क्या करेंगे? अंधेर नगरी नाटक को पढ़ लेंगे, फिर ये कहा जो क्लासेस चल रही है ना, फिर घूम करके सर्किल में आएंगे। ठीक है, तो जब आएंगी तो आप वहाँ इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं क्योंकि इसमें पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन है बहुत कुछ। ठीक है, और इसमें से 3 प्रश्न बनेगा, 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ गए ना? 3 में दो तैयार कर के जाएंगे, एक लिख के आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक का उद्भव और विकास। नहीं, तो उद्भव और विकास कर चुके हैं जयशंकर प्रसाद को। अब हम लोग करेंगे उनका नाटक, चंद्रगुप्त नाटक है, तो चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ लेंगे। ठीक है, मूल बुक्स मैं सिर्फ यहीं पढ़ाता हूँ, नाटक और उपन्यास। तो चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो उस दिन तो आप नहीं आए, उस दिन आपको बोला था क्योंकि मैं वहीं इनका जयशंकर प्रसाद के नाटक का उद्भव और विकास करा रहा था, तो वहां से लिंक हो जाता। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर आप नहीं लिंक कर पाई तो आप पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज करेंगे चंद्रगुप्त नाटक जी। हाँ, सभी पढ़ लिए हैं चंद्रगुप्त नाटक लगभग? आप क्यों नहीं पढ़े? लिए हैं कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, नाटक ये जो बुक्स पढ़ना है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं? आप लोग ये काम किया करें कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूं, ठीक है, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं, नहीं